यूजुअली पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, कैसे किया जाता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है हेयर ट्रांसप्लांट कराने की, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो बाल होते हैं वो नेचुरल ग्रो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS जयपुर से आज इस वीडियो में इन्हीं कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करूंगा, जिससे कि आपके जो भी कुछ डाउट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड वो काफ़ी हद तक क्लियर हो सके। हेयर ट्रांसप्लांट एक वो प्रोसीजर है जिसके अंदर की जो हेयर बियरिंग एरिया होता है, जो कि यूजुअली स्कैल्प का पीछे का हिस्सा होता है, वहाँ से ग्राफ्ट्स को निकाल के हार्वेस्ट करके उस एरिया में लगाया जाता है या इम्प्लांट किया जाता है जहाँ पे कि बाल नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसीजर को हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कहते हैं। अगर हम बात करें कि किन किन कंडीशंस में हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे कॉमनली जो कंडीशन है जो कि मेल्स में होती है, जिसे कि हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फिर एंड्रोजेनिक एलोपीसिया कहते हैं, जिसमें कि मेल्स के अंदर आगे के बाल या टॉप के बाल या क्राउन के बाल चले जाते हैं, उस कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा फीमेल्स के अंदर भी कई सिचुएशंस में जब बाल गिर जाते हैं और बॉल्डनेस दिखने लगती है तो हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे कि किसी चोट की वजह से या जलने की वजह से स्कार्स हो जाते हैं उन एरियाज़ में जहाँ पे कि बाल हैं, स्कारिंग के बाद बाल नहीं आते हैं, तो उन एरियाज़ में भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करके वापस बाल ला सकते हैं। यदि हम बात करें कि बाल आखिर जाते क्यों हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस में या फीमेल्स में, तो दोनों के कारण अलग अलग रहते हैं। मेल्स के अंदर जो रीज़न रहता है हेयर बॉल्डनेस का, हेयर फॉल का, वो होता है मेल हार्मोन का एक एक्टिव इंग्रेडिएंट DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन। मेल्स में यदि हम देखेंगे तो स्पेशली ये टॉप का एरिया होता है जो कि बॉल्ड होता है, और पीछे का जो एरिया होता है स्कैल्प का, वो बिल्कुल ठीक रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेल्स के अंदर। तो उसका एक कारण है, उसका कारण ये है कि जो इस एरिया के जो टॉप के और फ्रंट के बाल होते हैं, उनकी जो जड़ होती है उसमें एक रिसेप्टर होता है DHT के लिए। वो रिसेप्टर पे जब DHT लगता है, अटैच होता है, तो वो उस हेयर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और ग्रेजुअली थिनिंग प्रोसेस से, जिस प्रोसेस को हम मिनिएचराइजेशन कहते हैं, और उस हेयर को परमानेंटली डैमेज कर देता है। और परमानेंटली रूट और हेयर डैमेज होने के बाद वो बाल वापस कभी भी नहीं आते हैं। कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स में हम जब देखते हैं कि बाल भले ही उनके ज़्यादा गिरते हो लेकिन वो बॉल्डनेस नहीं उनके अंदर आती है, तो उसका रीज़न ये होता है कि वो जो हेयर फॉल हो रहा होता है, जो प्रॉपर हेयर गिर रहे होते हैं, वो नेचुरल साइकिल ऑफ हेयर का पार्ट होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो हेयर शाफ्ट गिरता है, जिसकी रूट इंटैक्ट अंदर रहती है स्कैल्प में, वो ग्राफ्ट्स वापस, वो हेयर वापस आ जाते हैं। यदि हम बात करें फीमेल्स में क्या कारण रहते हैं हेयर फॉल के, तो मोस्टली फीमेल्स के अंदर जो कारण रहते हैं वो रहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, या फिर स्ट्रेस, या फिर लाइफस्टाइल, लैक ऑफ सेल्फ केयर, और कुछ कंडीशंस में हार्मोनल या फिर डिजीज रिलेटेड प्रोसेसेस भी होते हैं जिनके अंदर की फीमेल्स के अंदर हेयर फॉल हो जाता है या बॉल्डनेस आ सकती है। कुछ कंडीशंस जैसे कि चोट लगने के बाद या जलने के बाद कई बार हम देखते हैं कि जिस जगह पे बॉडी के बाल होते हैं, जैसे कि स्कैल्प, आईब्रो, मुस्टैच, बियर्ड या चेस्ट, उन एरियाज पे बाल नहीं आते हैं। उसका कारण जो होता है वो ये होता है कि उस चोट या जलने की वजह से वो चोट या वो जलना इतना डेप्थ तक होता है कि उस हेयर की जो फॉलिकल की जो रूट है वो ही बर्न हो जाती है। वो जब रूट बर्न हो जाती है तो उस एरिया में वापस बाल नहीं आते हैं, और उस एरिया में जो हम डिफाइन करते हैं उसे पोस्ट बर्न एलोपीसिया या पोस्ट स्कारिंग एलोपीसिया कहते हैं, जिसके अंदर भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम बाल लगा सकते हैं। जब हम बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में, तो स्कैल्प को या बॉडी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है डोनर एरिया, वो एरिया जिससे कि हम ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट करते हैं या ग्राफ्ट्स लेते हैं, और दूसरा होता है रिसिपिएंट एरिया, वो एरिया जहाँ पे कि हम ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करते हैं। सो मोस्ट कॉमनली जो डोनर एरिया हम यूज़ करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, वो यूज़ करते हैं स्कैल्प के बैक साइड का एरिया। क्यों यूज़ करते हैं इस एरिया को? क्योंकि ये जो एरिया होता है इसे हम सेफ जोन या परमानेंट हेयर जोन कहते हैं, क्योंकि इस जोन की जो रूट होती है हेयर की, उसके अंदर DHT के लिए रिसेप्टर नहीं होता है, तो ये हेयर DHT का जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उससे बचा रहता है और
एक तरह से जिसे कहते हैं परमानेंट या लाइफ लॉन्ग रहता है। और इसी हिस्से को, जो स्कैल्प के पीछे के हिस्से के जो बाल होते हैं, उन्हें निकाल करके जब हम रिसिपिएंट साइड पे लगाते हैं, जो कि स्कैल्प हो सकती है या फिर बॉडी का और भी कोई हेयर बियरिंग पार्ट हो सकता है, तो उस जगह पे वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं और हमेशा के लिए उस जगह पे नेचुरल और नॉर्मल ग्रोथ प्राप्त कर लेते हैं। कुछ सिचुएशंस में जब बालों की रिक्वायरमेंट्स, ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है या फिर डोनर एरिया कम होता है, तो उन कंडीशंस में हम स्कैल्प के अलावा दूसरे सेकेंडरी डोनर एरियाज को भी देखते हैं, जिसमें से कि हमें ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है, सो दैट हम जो एरिया ऑफ कवरेज है उसे बढ़ा सकें, और या फिर जो डेंसिटी है जो हम देना चाहते हैं वो एक लेवल तक हम अचीव कर सकें। तो जिन कंडीशंस में स्कैल्प के डोनर एरिया में बाल ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, डोनर एरिया बहुत थिन है, या फिर उसकी डेंसिटी बहुत अच्छी नहीं है, या फिर डोनर एरिया के अंदर खुद ही स्कारिंग है किसी और वजह से, उन कंडीशंस में हम जो सेकेंड एरिया यूज़ करते हैं, जो प्रेफर्ड एरिया होता है स्कैल्प के बाद, वो एरिया होता है डोनर साइड के लिए या ग्राफ्ट हार्वेस्ट करने के लिए, वो होता है बियर्ड का एरिया। बियर्ड के अंदर भी हम स्पेशली शेडो एरिया ऑफ फेस जो होता है, जो कि फ्रंट से नहीं दिखता है और चिन के नीचे और नेक के ऊपर आता है, उसमें से ग्राफ्ट्स हार्वेस्ट करते हैं। और ये ग्राफ्ट्स जो हैं हम यूज़ करते हैं स्कैल्प के अंदर। स्कैल्प के अंदर मोस्ट कॉमनली बियर्ड के ग्राफ्ट्स यूज़ किए जाते हैं डेंसिटी बढ़ाने के लिए। जब स्कैल्प के जो डोनर एरिया के ग्राफ्ट कम पड़ते हैं, तो टॉप के एरिया के अंदर या क्राउन के एरिया में डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हम बियर्ड से ग्राफ्ट लेकर के इम्प्लांट कर देते हैं। बियर्ड के अलावा और भी कुछ एरियाज होते हैं बॉडी के, जैसे कि चेस्ट, प्यूबिक एरिया या फिर एक्जिला, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट कि हमें कितने ग्राफ्ट चाहिए और हमारे डोनर एरिया का क्या स्टेटस है। हम इन एरियाज से भी ग्राफ्ट हार्वेस्ट करके ग्राफ्ट काउंट बढ़ा सकते हैं, जिससे कि एरिया ऑफ कवरेज बड़ा हो सके एंड जो डेंसिटी हम अचीव करना चाहते हैं वो हम नेचुरली अचीव कर सकें। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर की बात करते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ग्राफ्ट हार्वेस्ट करना, दूसरा स्टेप होता है स्लिटिंग करना या होल्स क्रिएट करना स्कैल्प के अंदर, और तीसरा स्टेप जो होता है वो होता है उन स्लिट्स के अंदर ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करना, जिसे कि इम्प्लांटेशन प्रोसीजर बोला जाता है। हार्वेस्टिंग की जो 2 टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं स्कैल्प से ग्राफ्ट्स को निकालने के लिए, वो 2 टेक्निक्स हैं FUT और FUE। FUT का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांट और FUE का मतलब है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शंस। ये दोनों टेक्निक्स में हम ये नहीं कह सकते कि कौन सी टेक्निक ज़्यादा अच्छी है या कौन सी टेक्निक ज़्यादा बुरी है। ये दोनों टेक्निक्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, और इनको चूज़ करना सारा डिपेंड करता है आपके ऑपरेटिंग हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन पे। वो आपके एरिया ऑफ बॉल्डनेस, आपके ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट, आपकी एज, आपका रिसिपिएंट एरिया, इन सब चीज़ों को एसेस करते हुए आपको बेस्ट वे में गाइड कर सकते हैं कि आपको FUT कराना चाहिए या आपको FUE कराना चाहिए। FUT प्रोसीजर के अंदर जो हमारा स्कैल्प का पीछे का एरिया होता है, जिसे कि हम ऑक्सीपिटल एरिया कहते हैं, वहाँ से एक स्किन की स्ट्रिप लेते हैं जिसके अंदर की ग्राफ्ट्स होते हैं हेयर के, और उस एरिया को स्ट्राइकोफाइटिक क्लोजर से क्लोज कर देते हैं। और फिर जो स्किन की स्ट्रिप होती है उसमें से एक एक ग्राफ्ट हम माइक्रोस्कोप में डाइसेक्शन करके निकालते हैं, अलग करते हैं, और उन्हीं ग्राफ्ट्स को फिर आगे इम्प्लांट किया जाता है। अगर हम बात करें FUE प्रोसीजर की, तो FUE प्रोसीजर के अंदर कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ड्रिल्स होती हैं, पंचेस होते हैं, जो कि बहुत ही फाइन और जिसे कहते हैं कि महीन होते हैं। उनसे हम डायरेक्टली हेयर ग्राफ्ट स्कैल्प से निकाल लेते हैं, और जो पूरा एरिया होता है उसके अंदर से कुछ, जिसे हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ हेयर ग्राफ्ट, हम निकालते हैं, और इतने हेयर ग्राफ्ट हम छोड़ देते हैं जिससे कि डेंसिटी उस एरिया में कम नहीं लगे। इसके अलावा कई बार जब ग्राफ्ट्स की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है और हमें लगता है कि हम सिर्फ एक टेक्निक से, FUE से या FUT से वो एरिया कवर नहीं कर सकते, और या फिर जो डिज़ायर्ड डेंसिटी है वो नहीं दे सकते, तो हम इन दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन कर देते हैं। कंबाइन करने का मतलब ये है कि जिसे हम कॉम्बिनेशन FUT प्लस FUE टेक्निक कहते हैं, जिसके अंदर कि हम FUT स्ट्रिप मेथड से भी ग्राफ्ट्स निकालते हैं, और उसके अलावा कुछ ग्राफ्ट्स हम FUE से भी हार्वेस्ट करते हैं, सो दैट जो बेस्ट मैच होता है अपने स्कैल्प के हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जो कि मैंने पहले भी बताया कि ऑक्सीपिटल एरिया से या बैक ऑफ स्कैल्प से होता है, वो बढ़ाया जा सकता है कॉम्बिनेशन टेक्निक से FUT प्लस FUE करके, और एक ज़्यादा बड़ा एरिया कवर किया जा सकता है और एक अच्छी नेचुरल हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हार्वेस्टिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है स्लिटिंग। स्लिटिंग का मतलब है कि जिसमें हम रिसिपिएंट एरिया के अंदर
फाइन इंस्ट्रूमेंट्स, निडल्स या फिर स्लिट्स के साथ ऐसे होल्स क्रिएट करते हैं, वो इस डायरेक्शन और डेंसिटी में क्रिएट करते हैं जिससे कि जब उसके अंदर नए बाल आए तो वो नेचुरल डायरेक्शन में आए, नेचुरल ग्रो करें और डेंसिटी उनकी हाई हो। स्लिटिंग में एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है जो है हेयर लाइन डिज़ाइनिंग, जो कि इस तरह से डिज़ाइन की जाती है ताकि एक प्रॉपर फोरहेड की हाइट मेंटेन की जा सके, एक एज अप्रोप्रिएट लुक आ सके पेशेंट का। उसके अलावा उस नेचुरल डिज़ाइन ऑफ हेयर लाइन के अंदर कुछ हम माइक्रो और मैक्रो इरेगुलरिटीज़ देते हैं जिन्हें कि हम जिगजैग पैटर्न कहते हैं, जिससे कि जब फाइनल लुक आए तो वो नेचुरल आए। स्लिटिंग एक जिसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही या शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का, क्योंकि फाइनली ये ही डिसाइड करता है कि हेयर किस डेंसिटी में आएंगे, हेयर किस डायरेक्शन में आएंगे, हेयर जिसे हम कहते हैं कि एंगुलेशन कैसा होगा। तो अगर स्लिटिंग प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस सर्जन द्वारा की जाए तो जो हेयर का डायरेक्शन होता है वो नॉर्मल आता है, डेंसिटी हाई आती है और जो एंगुलेशन होता है वो भी प्रॉपर आता है, जिससे कि रिजल्ट आने पे एक बहुत ही अच्छा हाई डेंसिटी और नेचुरल लुक मिलता है। स्लिटिंग करते समय या फिर ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते समय या फिर जिसे हम कहते हैं कि ग्राफ्ट को हम जब प्रिपेयर करते हैं FUT में चाहे FUE में, हर स्टेप पे मैग्नीफिकेशन यानी कि माइक्रोस्कोप और लूप का जो यूज़ है वो एक तरह से मस्ट है। कोई भी स्टेप ऐसा नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट में जो कि बिना मैग्नीफिकेशन के किया जाए। मैग्नीफिकेशन यूज़ करने से जो ग्राफ्ट डैमेज रेट है वो बहुत कम हो जाती है। उसके अलावा जो रिसिपिएंट एरिया है वहाँ पे स्लिटिंग भी इतने अच्छे तरीके से की जाती है मैग्नीफिकेशन के द्वारा, जिससे कि हाई डेंसिटी अचीव की जा सके। इसके अलावा अगर हमें रिसिपिएंट एरिया में डेंसिटी और अच्छी देनी है तो हम उस एरिया को सलाइन इंजेक्ट करके थोड़ा सा इन्फ्लेट कर लेते हैं या एक्सपैंड कर लेते हैं, जिससे कि जो स्लिट्स है, जो स्किन का साइज़ है वो एरिया बढ़ जाता है। और जब हम स्लिट्स कर देते हैं और वो साइज़ जब श्रिंक करता है वापस, तो वहाँ पे हाई डेंसिटी से हेयर ग्रो करते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो ग्राफ्ट्स हमने बॉडी से बाहर निकाल के रखे होते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स की वजह से ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट कम हो जाता है और ग्राफ्ट का जो डैमेज रेट है वो बढ़ सकता है। उन फैक्टर्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट बढ़ाया जा सके और जो ग्राफ्ट का डैमेज रेट है वो मिनिमाइज़ किया जा सके। ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट बढ़ाने के लिए जितनी देर वो ग्राफ्ट बॉडी से बाहर रहते हैं उन्हें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है। यूजुअली जो टेम्परेचर एडवाइजेबल है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर वेरी कर सकता है। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशंस होते हैं, कुछ कमर्शियली अवेलेबल प्रिपरेशंस होती हैं या फिर PRP सॉल्यूशन होता है या फिर कोल्ड सलाइन होता है। इन सब सॉल्यूशंस में प्रिजर्व करने से भी ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट अच्छा हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है जो ग्राफ्ट सर्वाइवल रेट या डैमेज रेट डिसाइड करता है वो है कि वो ग्राफ्ट बॉडी से कितनी देर के लिए बाहर रहा है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ट्रेंड सर्जन और ट्रेंड एक टीम होनी चाहिए जो कि इस प्रोसीजर को एक लिमिटेड अवधि के अंदर ख़त्म करे, सो दैट जो अपना ग्राफ्ट का आउट ऑफ बॉडी टाइम है उस ड्यूरेशन को मिनिमाइज़ किया जा सके और ग्राफ्ट का सर्वाइवल रेट मैक्सिमाइज़ किया जा सके। इम्प्लांटेशन के अंदर जो ऑलरेडी स्लिट्स हमने बना दी हैं उनके अंदर ग्राफ्ट्स इंसर्ट किए जाते हैं। ये भी एक बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हेयर ट्रांसप्लांट का। इसके अंदर स्लिट्स का डायरेक्शन किस तरह से बनाया गया है, कितनी डेंसिटी से बनाया गया है, वो सब ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन के दौरान एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि ग्राफ्ट सर्वाइव किस परसेंटेज से करेंगे, वो है ग्राफ्ट की हैंडलिंग। ग्राफ्ट को पकड़ने के स्पेसिफिक तरीके होते हैं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ होते हैं, उन्हीं एरियाज से, उन्हीं जगह से ग्राफ्ट को पकड़ के इंसर्ट किया जाता है स्पेसिफिक डायरेक्शंस में, सो दैट कि वो जब ग्रो करे तो नेचुरल डायरेक्शन से ग्रो करे। और इसके लिए भी अगेन एक एक्सपीरियंस्ड आपके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और एक एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत रहती है। एक बहुत बड़ा कंसर्न पेशेंट का रहता है कि साहब मैं हेयर ट्रांसप्लांट करवा तो रहा हूँ बट मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की अगर हम बात करें तो वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स है। उसके अलावा जो एक तरह से मेडिकल प्रोटोकॉल्स होते हैं वो हम सारे फॉलो करते हैं। आपके मेडिकल जो टेस्ट होते हैं, वो एलर्जी टेस्ट, वो सब चीज़ें करा के हम कोशिश करते हैं कि जो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस हैं वो मिनिमाइज़ किए जाएं। हमारे लिए जो रिक्वायरमेंट है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए वो ये है कि आप मेडिकली फ़िट होने चाहिए,
हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आपको कोई मेडिकल इलनेस या कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जिससे कि हेयर या लाइफ के लिए किसी भी तरह का रिस्क हो सके। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो फिर भी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद देखी जाती हैं वो है डोनर एरिया में इन्फेक्शन हो जाए, या फिर रिसिपिएंट एरिया में, या फिर जहाँ पे हेयर हमने ट्रांसप्लांट किए हैं उन एरिया में प्रॉपर ग्रोथ नहीं आए। जो एक हमारी साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं कि फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट की जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि किसी भी तरह का अननेचुरल लुकिंग हेयर ट्रांसप्लांट को हम फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों को मिनिमाइज करने के लिए जो प्रिकॉशंस रखनी होती हैं, जो एक तरह से प्री ऑपरेटिव वर्कअप और इवैल्यूएशन होता है, वो सब करने के बाद इन सब कॉम्प्लिकेशंस को एक तरह से हम 0% तक मेंटेन कर सकते हैं। सारे ओटी के प्रोटोकॉल्स, ओटी फ्यूमिगेशन, स्टरलाइजेशन, उसके अलावा फॉगिंग वगैरह, ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरी एस्पेक्ट हैं जो कि एक ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है, और वो इन कॉम्प्लिकेशन रेट्स को ना के बराबर मतलब 0% पे लेके आ सकते हैं और बिल्कुल नेचुरल और हाई डेंसिटी हेयर ट्रांसप्लांट बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के प्राप्त किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा नहीं होता है कि ग्राफ्ट हमने इम्प्लांट किए और एकदम से वो जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो प्रिकॉशन हम एडवाइस करते हैं स्टार्टिंग में 2 हफ्ते के लिए, वही एडवाइस करते हैं कि जो आपका रिसिपिएंट एरिया है उसको आपको रगड़ना नहीं है, उसको आपको रब नहीं करना है, आपको 2 हफ्ते हेलमेट नहीं पहनना है। इसके अलावा एक और बहुत बेसिक प्रिकॉशन जो हम एडवाइस करते हैं वो ये है कि 4 से 6 हफ्ते तक आपको हैवी एक्सर्शन या एक्सरसाइज नहीं करना है। जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो लगाने के बाद पहले 2 हफ्ते के बाद एक बार वो शेड होना शुरू होते हैं, जिसे कि हम शेडिंग फेज़ कहते हैं। ये फेज़ 6 हफ्ते तक लास्ट करता है, 6 हफ्ते तक चलता है। इस फेज़ के अंदर जो शाफ्ट होता है हेयर का वो एक तरह से गिर जाता है, बट रूट स्किन के नीचे इंटैक्ट रहती है, जिसके अंदर से कि 3 महीने बाद से वापस ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम इस तरह समझें कि हम सपोज किसी एक छोटे प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह प्लांट इम्प्लांट करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए उसके जो है लीव्स हैं वो गिर जाती हैं और कुछ समय बाद नई लीव्स वापस आनी शुरू हो जाती हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी इसी तरीके से शेडिंग फेज खत्म होने के बाद 3 महीने पे ग्रोथ शुरू होती है। करीबन 5 से 6 महीने में 70 to 80% ग्रोथ हम अचीव कर लेते हैं, और फाइनल रिजल्ट जो होता है हेयर ट्रांसप्लांट का वो आता है 9 महीने से 12 महीने के बीच में, और वो जो रिजल्ट आता है वो फाइनली स्टेबलाइज होके और लाइफ लॉन्ग मेंटेन रहता है। एक और जो मेजर कंसर्न रहता है पेशेंट्स का वो ये रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कितने टाइम तक उन्हें मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उन्हें कितनी पीआरपी करानी पड़ेंगी। देखिए, जो यूजुअली एडवाइज्ड टाइम है मेडिकली वो है 6 से 8 महीने। उस ड्यूरेशन में हम जो मेडिसिन पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं वो रहता है मिनॉक्सिडिल सुबह शाम लगाने के लिए, टैबलेट फिनेस्टराइड रात को सोते समय लेने के लिए, और एक बायोटिन या मल्टीविटामिन टैबलेट, जिससे कि इन सब चीज़ों से हेयर ग्रोथ अच्छी होती है और जो रिजल्ट होता है वो अच्छा होता है। इसके बाद 6 से 8 महीने पे पेशेंट का एक बार फाइनल असेसमेंट किया जाता है, और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि वेदर दीज मेडिसिन आर टू बी कंटिन्यूड, पीआरपी की मरीज को ज़रूरत और है कि नहीं है। अदरवाइज अगर ग्रोथ अच्छी है और रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो ग्रेजुअली हम उन मेडिसिन को, जिसे हम कहते हैं, धीरे धीरे विड्रॉ कर लेते हैं और थोड़े टाइम में बंद कर देते हैं। जो ग्रोथ 9 से 12 महीने में हो जाती है बालों की, यूजुअली वो ग्रोथ स्टेबल रहती है। कुछ थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन, कुछ 10 से 15% उस डेंसिटी में, उस ग्रोथ में होता रहता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो जो हेयर 9 से 12 महीने में आ जाते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी भी हैं जिन कंडीशंस पे ये ट्रांसप्लांटेड हेयर भी जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कंडीशंस एक तरह से कंट्रोलेबल होती हैं, जो कि जिसे हम कहते हैं कि जैसे कई बार पेशेंट कुछ एक्सेसिव स्मोकिंग करते हैं, कहीं ना कहीं लैक ऑफ सेल्फ केयर होता है, लैक ऑफ हेयर केयर होता है, डाइटरी इनसफिशिएंसीज होती है, प्रॉपर इंटेक नहीं होता है फूड का। उन कंडीशंस में हेयर जो है ट्रांसप्लांटेड हेयर जाने के चांसेस कई बार रहते हैं। तो पेशेंट्स को हम टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि कैसे उन्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, कैसे इन सब फैक्टर्स को मिनिमाइज करना है, ताकि जो अपने ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो लंबे टाइम तक रहे। इसके अलावा कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स भी हैं जिनकी वजह से भी जो ट्रांसप्लांटेड हेयर है वो जा सकते हैं। वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कोई इलनेस। बॉडी के अंदर कोई अगर सिस्टमिक इलनेस हो जाए, कोई बीमारी हो जाए जो कि बॉडी के नॉर्मल सेल्स को ही, जिस तरह से हम कहते हैं, कि डैमेज कर रही हो, उस सिचुएशन के अंदर भी ट्रांसप्लांटेड हेयर जा सकते हैं।
और जो दूसरा फैक्टर होता है, जो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होता है जिसमें ये ग्राफ्ट जा सकते हैं, वो है एजिंग प्रोसेस। एज के साथ साथ भी कुछ परसेंटेज ऑफ ग्राफ्ट जो है वो धीरे धीरे कम होते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इस तरह की जो जानकारी है ये हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे, और इस वीडियो से संबंधित या कुछ और भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके दिमाग में अगर कुछ क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी आप नीचे देख सकते हैं, वो स्क्रॉल कर रहा है। और फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, फ़ोन नंबर हमारा है 7568788885 और ईमेल आईडी जिसपे कि आप अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज हमें भेज सकते हैं वो है info@alcstudio.in। थैंक यू।